नमस्कार। अमेरिका को ऑब्जेक्शन थी कि इंडिया रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है, लेकिन अब वो ऑब्जेक्शन खत्म हो गई। कॉल इट जयशंकर और मोदी जो भी बोले आप, लेकिन खूबी ये यहीं से हुई है। अमेरिकन का ये हृदय परिवर्तन यानी कि दिल चेंज, मन चेंज अपने आप नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी ने अपना कमाल दिखाया है। और अब अमेरिका ने बोला है कि आप जितना तेल खरीदना चाहें रशिया से खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मुक्तदिर खान साहब, अच्छी तरह से जानते हैं आप इन्हें, कन्वर्सेशंस अपना चैनल चलाते हैं, बहुत बढ़िया चैनल और बहुत डिटेल में बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर ये जो हृदय परिवर्तन जिसे बोल रहे हैं या चेंज ऑफ ओपिनियन, ये आया कैसे? और अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं अमेरिका को इंडिया के तेल खरीदने से? भाई रोहित साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई थिंक पॉलिसी में कुछ चेंज नहीं आया, टैक्टिक्स में चेंज आ गया है। सो अभी करंटली यूएस की जो ट्रेजरी मिनिस्टर यानी द इक्विवेलेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं अमेरिका के, शी इज विजिटिंग इंडिया, जैनेट येलेन। तो वो बड़े तोहफे लेके गई हैं इंडिया को। एक तोहफा ये है कि इंडिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कंट्रीज जिसकी करेंसी मॉनिटर कर रहा था यूएस। तो फॉर एग्जांपल यूएस मॉनिटर्स रशिया, यूएस मॉनिटर्स चाइना, कुछ जस्ट 13-14 ऐसे मुल्क हैं जिनकी करेंसी वो, देखिए चाइना के खिलाफ ये शिकायत है कि चाइना अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करके आर्टिफिशियली लो रखता है ताकि उसके एक्सपोर्ट्स और मतलब एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करने। तो इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, तो इंडिया को उसमें से निकाल दिया गया इस ट्रिप पे, जैनेट येलेन ने अनाउंस। और दूसरा उन्होंने अनाउंसमेंट ये किया कि इंडिया कैन नाउ बाय वॉट एवर अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल इट विशेस, लेकिन टू ट्राई टू समहाउ नेगोशिएट जो कैप्स लगाए हैं ना अमेरिका ने। तो अमेरिका और यूरोपियन एलाइज ने मिलकर एक कैप लगाया कि आप इतनी प्राइस के ऊपर रशियन ऑयल खरीद नहीं सकते, यानी इफ रशिया इंक्रीजेस इट्स प्राइस यू कैन नॉट बाय। तो इंडिया का जस्टिफिकेशन फॉर बाइंग रशियन ऑयल इज दैट इट इज चीपर। सो आई थिंक दैट कैप इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, क्योंकि अगर वो कैप की तरफ जाता है तो इंडिया विल इमीडिएटली शिफ्ट टू सऊदी अरेबिया और इराक। इराक इज द बिगेस्ट सोर्स, और यूएई, ये 3 मुल्कों से इंडिया इंपोर्ट करता है। और मेरे ख्याल से पिछले 3 महीने में, 1 महीने में ऐसा जरूर हुआ है कि इंडिया स्टॉप रिड्यूस इट्स इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड इंक्रीज्ड फ्रॉम सऊदी अरेबिया, क्योंकि रशिया की तेल की कीमत बढ़ गई थी। सो आई थिंक इट इज, वो कहते हैं ना कि इट्स लाइक सेइंग कि आपने मेरे से कुछ ले लिया और मैं बाद में ऐलान करता हूं कि मैंने ये आपको तोहफतन दे दिया। So it is like that. India has already taken this stance कि हम रशियन ऑयल खरीदेंगे, we will support. So rather than creating a dispute which America would lose, America is making it appear कि उन्होंने इंडिया को ऐसी परमिशन दे दी थी। इंडिया को जरूरत नहीं है अमेरिका के परमिशन की रशिया से तेल खरीदने की या नहीं खरीद। लेकिन आई थिंक द बिगर डिस्कशन जो जिसके इसके पीछे जो असल मसला है वो IPEF का है, जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम जो अमेरिका क्रिएट करना चाह रहा है 14 कंट्रीज का। उसमें इंडिया इज बीइंग वेरी रिलक्टेंट। तो जो 14 कंट्रीज हैं, आपको पता है जो इंडो पैसिफिक फोरम हुआ था, इंडिया वाज वेरी रिलक्टेंट टू ज्वाइन। तो अमेरिका इज ट्राइंग टू क्रिएट ए काइंड ऑफ फ्री ट्रेड अलायंस इंडो पैसिफिक का, जो चाइना को एक्सक्लूड करेगा। और इट वांट्स इंडिया इन दैट ग्रुप। अगर इंडिया आए तो ऑब्वियसली इसका साइज बढ़ जाएगा। यू विल हैव इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ी बड़ी, स्पेशली इंडिया, जापान और अमेरिका के साथ तो टॉप 5 के 3 इकोनॉमीज उसमें आ जाते हैं, राइट? सो दे वांट IPEF टू बी देयर। और मेरे ख्याल से जैनेट येलेन इज इन इंडिया टू लॉबी हार्ड टू इंडिया कि आप इसको ज्वाइन कर लें। इंडिया का चक्कर यह है कि इंडिया इज हेवीली एंगेज विद जो AIIB है, एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक, जो चाइना ने शुरू किया है, राइट? तो इंडिया हैज ऑलरेडी बोरोड तकरीबन 29 से लेकर $30 बिलियन तक के लोन्स ले चुका है AIIB से। तो इंडिया ऑफिशियली इज नॉट पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, लेकिन ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है
उससे इंडिया हैज ऑलरेडी टेकन $30 बिलियन का लोन। सो अगर अमेरिका इंसिस्ट करता है कि IPEF बी एक्सक्लूसिव, तो फिर वही पुरानी बात आ जाती है कि इंडिया इज सेइंग नो, वी विल बी इन गुड रिलेशंस विद बोथ अमेरिका एज वेल एज विद चाइना, और कोशिश करेंगे कि चाइना के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज हो। तो मेरे ख्याल से ये जो जैनेट येलेन का वहां पे विजिट है, one of the goals is to persuade India to join IPF more firmly, और थोड़ा दूर हटे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। लेकिन इंडिया हैज ऑलरेडी बेनिफिटेड ह्यूजली, $30 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती। दूसरी चीज ये है कि जो मैं कह रहा था, जैनेट येलेन ने जो तोहफे लेके गए हैं, एक तोहफा जो इंडिया के लिए लेके गए हैं कि द US हैज अनाउंस्ड कि जो अमेरिका की सबसे बड़ी सोलर पावर की कंपनी है, उसको $500 मिलियन US दे रहा है ताकि वो तमिलनाडु में सोलर सेल बनाना शुरू करे। तो इसकी जो स्ट्रैटेजी है, देखिए कोविड के वजह से जो कोविड और ये जो यूक्रेन की जंग है, इसके वजह से दुनिया में सब लोग सप्लाई चेन्स को लेकर परेशान है। तो ये सप्लाई चेन्स को का जो रीफॉर्मुलेशन हो रहा है, या डीग्लोबलाइजेशन कहिए आप, तो डीग्लोबलाइजेशन का रिस्पॉन्स ये हो रहा कि हर मुल्क चाहता है कि उसकी सप्लाई चेन ऐसे मुल्क से कनेक्टेड हो जो उसका दोस्त है। तो अमेरिका का जो द कॉन्सेप्ट दे आर यूजिंग इज कॉल्ड फ्रेंड शोरिंग, ऑफ शोरिंग के बजाय फ्रेंड शोरिंग का कॉन्सेप्ट। तो जैनेट येलेन का एक मेजर ऑब्जेक्टिव इस ट्रिप में इंडिया में इज टू पुश फ्रेंड शोरिंग। तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका अब चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकता बिकॉज इट इज ए जियोपॉलिटिकल एडवर्सरी। इसलिए जो चाइना के जो सप्लाई चेन्स है, उसको वो चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में शिफ्ट करना चाह रहा है। So it wants India to be the new China for America, the new मतलब to make India the factory of the world as opposed to China. तो ये ऑफशोरिंग की लिए, so one example is कि ये जो सोलर एनर्जी की जो सोलर सेल्स वगैरह जो कंपनी बनाती है, उसको अमेरिका इज गिविंग some kind of a $500 million ग्रांट है या सब्सिडी, ये लोन है, ये समझ में नहीं आया, बट हैज गिवन 500 मिलियन ताकि वो तमिलनाडु में इन्वेस्ट कर सके। सो दिस इज द बिगिनिंग, एंड इट विल, मुझे लगता है कि अमेरिका इज कहते हैं ना कि डाउन पेमेंट कर रहे हैं। बाद वक्त यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसमें आप कोई चीज खरीदने से पहले यू बाय ऑप्शंस कहते हैं, मतलब आप ऑप्शन खरीदते हैं कि भाई अगर आप मुझे बेचना चाहें तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बाय। सो अमेरिका इज क्रिएटिंग एन ऑप्शन। इंडिया को कह रहा है कि वी आर रेडी टू मेक यू द फैक्ट्री ऑफ अमेरिका एंड मे बी द वर्ल्ड, आर यू विलिंग टू प्ले बॉल? एंड इंडिया हैज टू सिग्नल यस, और वो सिग्नल वुड बी कि वो IPEF में आ जाए, चाइना से दूर हो जाए, मे बी इवन रशिया से दूर हो जाए। ठीक है, रशिया से आप तेल खरीदते रहे, बिकॉज अमेरिका ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि ये एक टेम्पररी चीज है, ये टेम्पररी चीज, ज्यादा से ज्यादा 1 साल और चलेगा ये रशियन ऑयल डिस्काउंट जो मिल रहा है। उसके बाद इट विल नॉट, UAE, सऊदी और इराकी ऑयल विल ऑलवेज बी चीपर फॉर इंडिया देन रशियन ऑयल इफ द मार्केट्स आर नॉर्मल। तो और रशियन ऑयल की मेरे ख्याल से क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितना सऊदी ऑयल है। प्लस आई मीन शायद कल या परसों द सऊदी क्राउन प्रिंस हिमसेल्फ इज कमिंग टू इंडिया, तो वो भी यही चाहेंगे कि उनके एक्सपोर्ट्स इंडिया को बढ़े। ही विल वांट अ बिगर शेयर ऑफ द इंडियन ऑयल मार्केट, और वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं इंडिया के पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। सो इंडिया हैज, यूं कह सकते हैं, इंडिया हैज मेनी ऑप्शंस। इंडिया की क्रिकेट टीम के बाद कहते हैं ना, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, इवन दो इट्स नॉट परफॉर्मिंग राइट नाउ, बट तो इंडिया के लिए यू कैन से कि पीपल वांटिंग टू अलाइव विद इंडिया आर लाइनिंग अप। ओके, अच्छा सर, एक चीज और कि क्या आपको लग रहा है ये जो इकोनॉमिक फोरम की आप बात कर रहे हैं, इस इकोनॉमिक फोरम में घुसने के बाद इंडिया की इकोनॉमी कहीं बूस्ट ले सकती है? और दूसरी चीज, जो इंडिया को चाह रहा है अमेरिका के हम सेमीकंडक्टर्स में एक्सपर्ट बन जाएं और चाइना को पिछाड़ दें, सेमीकंडक्टर्स इज द की फॉर फ्यूचर?
देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सेमीकंडक्टर का जो सबसे ज़्यादा मतलब मार्केट शेयर है वो ताइवान के पास है। आई थिंक क्लोज टू 85%। लेकिन देयर आर सम हाई क्वालिटी, एक तो टेक्नोलॉजी है और एक मैन्युफैक्चरिंग है। तो अमेरिका इज स्टिल अहेड ऑन द चिप टेक्नोलॉजी, यानी जो रिसर्च हो रहा है यहाँ के यूनिवर्सिटीज में, यहाँ की रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, दे आर अहेड। बट वंस दे कम अप विद दिस न्यू प्रोडक्ट, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना या ताइवान चले जाते हैं, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएस इज वेरी एक्सपेंसिव। तो एक एक्चुअली लॉ पास हो गया है अमेरिका में विच प्रिवेंट्स अमेरिका नाउ फ्रॉम मेकिंग हाई टेक स्टफ इन चाइना। क्योंकि क्या होता है, अगर आप हाई टेक कोई चीज इन्वेंट कर दिए और फिर चाइना में जाए तो उसके सारे डिजाइन वगैरह आप लोकल इंजीनियर्स को देना पड़ता है। सो देर इज अ लॉस ऑफ टेक्नोलॉजी, या यूं कहिए कि अनइंटेंडेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाता है। अगर वो इंजीनियर वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी चला जाता है, सो ही हैज लर्न सम न्यू थिंग्स, राइट? सो अमेरिका हैज पास्ड अ लॉ विच मींस दैट नाउ इट हैज टू फाइंड some other venue, some other place where it can manufacture high tech, uh, basically chip manufacturing. तो आई मीन इन द शॉर्ट टर्म तो वो कंटिन्यू करेंगे ताइवान में ही, लेकिन इट इज ऑल्सो लुकिंग टू डिवर्सिफाई, एंड इंडिया के लिए इट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इतने ज्यादा इंजीनियर्स एट रिलेटिवली लोअर कॉस्ट और दुनिया में कहाँ मिलेंगे अमेरिका को। बैंगलोर ओके। में, हाँ, बैंगलोर में ज्यादा इंजीनियर्स है बनिस्बत सारे यूरोप के। सो लाइक व्हाई वुड यू राइट। वांट टू एनीवेयर एल्स, राइट? सो आई थिंक ये इंडिया और यूएस के लिए इट इज बोथ विन विन, assuming that India is going to be a strategic ally. ये जरूर रखेगा, इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी अ स्ट्रेटेजिक एलाई, देन अमेरिका विल हैव टू थिंक ट्वाइस टू ट्रांसफर सच हाई टेक टेक्नोलॉजी ओवरसीज, स्पेशली आज के दौर में जहां अमेरिका का जो टेक्नोलॉजिकल एज है वो कम होते जा रहा है। यू नो, पहले इतना गैप था तो फर्क नहीं पड़ता था, अब गैप बहुत कम रह गया है। बोथ चाइना एंड अदर कंट्रीज आर कैचिंग अप फास्ट विद द यूएस। सो जो भी एज है, द यूएस कैन नॉट मतलब carelessly lose that advantage. ओके। अच्छा सर, एक चीज कि अमेरिका और इंडिया का जो रिलेशनशिप बेटर होती जा रही है, इसमें ताइवान कहाँ फिट होता है? आपको लगता है कि ताइवान, अभी हम लोगों के पास आए थे ताइवान के, एक डेलीगेशन आया था, चाइना को ऑब्जेक्शन थी उसमें, और हमारा डेलीगे हमारे हमारे भी जाते रहते हैं, अमेरिकन डेलीगेशन भी गया था। क्या ये इंडिया ताइवान कहीं कहीं कुछ आपको गड़बड़ नहीं लग रही है कि ये सब चाइना को साइडलाइन पे पुश किए जा रहे हैं, इसमें यूक्रेन वॉर भी कहीं ना कहीं फंस रही है? देखिए, चाइना ने जो चीजें की हैं पिछले 2-3 साल में, विच आर सोर्स ऑफ ग्रेट इरिटेशन फॉर अमेरिका और इंडिया के लिए भी। मतलब गलवान का एपिसोड इज नॉट ए स्मॉल थिंग जो चाइना ने किया है, राइट? इंडिया के साथ इनफैक्ट थोड़ा टेरिटरी भी उसने छीनने की कोशिश की है। सो बोथ अमेरिका एंड इंडिया, व्हेन आस्क्ड हैज योर वन चाइना पॉलिसी चेंज्ड, तो वो कहेंगे नहीं। तो अमेरिका की जो ऑफिशियल पोजीशन है ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी, यानी अमेरिका चाहता है कि अगर अमेरिका ये सिग्नल करे कि अगर चाइना ताइवान पे हमला करे तो हम डेफिनेटली ताइवान को हेल्प करेंगे। इफ अमेरिका मेक्स दैट कमिटमेंट, देन ताइवान विल डिक्लेयर इंडिपेंडेंस एंड अमेरिका विल हैव टू फाइट फॉर ताइवान्स इंडिपेंडेंस, राइट? लेकिन अगर अमेरिका कहता है कि हम ताइवान को डिफेंड नहीं करेंगे, देन चाइना विल इन्वेड ताइवान। तो इसलिए वो क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है दोनों के लिए। सो ताइवान डजंट डिक्लेयर इंडिपेंडेंस एंड चाइना डज नॉट इन्वेड। तो ये 25-30 साल से ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। इंडिया हैज ऑलवेज मेंटेन इट्स वन चाइना पॉलिसी कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं वन चाइना। और आपको पता है कि ये जो अफवाहें उठी थी इन द 1950s के अमेरिका और रशिया दोनों ने चाइना का वीटो पावर इंडिया को ऑफर किया था और इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया था, saying कि वी विल नॉट डू दिस टू चाइना, कि हम चाइना के साथ बदमाशी नहीं करेंगे, चाइना इज मोर डिजर्विंग। ये तो
मतलब दिस इज अ डिबेट इन इंडियन हिस्ट्री के डिड दिस एक्चुअली हैपन, वाज द ऑफर ऑफिशियल या खाली एक फोन कॉल था, और ये नेहरू को बदनाम करने के लिए ये बातें उठाई जा रही, वी डोंट नो दिस, बट द पॉइंट इज दैट इंडिया हैज ऑलवेज बीन somewhat sympathetic to the bigger China until 62. 62 के बाद भी इंडिया ट्राइड टू हैव गुड रिलेशंस विद चाइना, और अब फिर देखिए 2017 में एक एपिसोड, 2020 में एक एपिसोड हो गया बॉर्डर का. सो इंडिया इज नाउ थिंकिंग कि भाई मे बी our hope that China will become a good neighbor is not coming through, but India has not changed its Taiwan policies. उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना बिहेवियर ना चेंज करें, राइट? इट्स लाइक सेइंग कि ठीक है हम चाइना को वी विल से वन चाइना पॉलिसी, बट हम ताइवान के साथ ताल्लुकात बढ़ाते जाएंगे. We will have more investments with Taiwan. We'll have more relations. We will sell Taiwan more weapons. ये सारी चीजें will be as a retaliation to whatever negative things China does. समझ रहे Right. ना? तो so they may Right. not change their policy, but they will change their behavior. यानी Mm. वो ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट उसके साथ ट्रेड करते रहेंगे, स्टूडेंट्स को भेजेंगे. तो आई थिंक Mm. दैट व्हाट दे आर डूइंग. और दे हैव आल्सो रियलाइज के फायदा भी है ना हमारा इसमें. इसमें Right. हमारा Right. फायदा और है, तो एक व्हाई एक, नॉट परस्यू एक दैट इज द. मिनिस्टर विजिट कर रहा है इंडिया, ताइवान का, जी. तो क्या इस इससे हमारे रिलेशंस तो बेटर हो ही रहे हैं ना, चाहे हम लोग रिकॉग्नाइज करें ना, वो कागज ही बात है, कागज पे रिकॉग्नाइज नहीं किया. अदरवाइज उसका अगर अगर एक ऑफिशियल डेलीगेशन विजिट कर रहा है तो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट तो बन ही गए हैं. Yeah, it's like the Nancy Pelosi की जो विजिट थी ताइवान को, it was partly designed to signal to the Taiwanese कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे in crisis without actually changing the policy. तो if इंडिया के लिए दो एडवांटेजेस है. एक तो एक देयर कैन बी जेन्युइन एडवांटेज. ताइवान इज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, वेरी, मतलब ताइवान इज अ बेटर डेमोक्रेसी देन अमेरिका. अभी डेमोक्रेसी इंडेक्स पे देख ले, इट्स अ प्रॉस्परस कंट्री. तो इंडिया कैन लर्न. आपको पता है कि there is a lot of already people to people relation. If I'm not mistaken, मेरे ख्याल से जिंदल यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी, मेरे हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो को ढूंढ रहा था मैं, जो इंडिया में पढ़ा रहे हैं, तो मैं देखा कि उनके पास ताइवानी पीएचडी भी पढ़ा रहे हैं. सो यू ऑल्सो ऑलरेडी हैव ताइवानी सिटीजन्स जो अमेरिका इंडिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं. एक तो होंगे, बट मैं मैं सरप्राइज हो गया था कि देयर इज आल्सो दिस थिंग हैपनिंग व्हिच आई हैड नॉट थॉट ऑफ बिफोर. तो देयर आर ऑलरेडी आई थिंक Taiwanese presence in Indian market. अब ये नहीं पता कि कितना है. We need to look. Investments भी होंगे, trade भी होंगे, और given the fact that Taiwan has 85% of the chip market, there is obviously a lot of importation. जितनी भी आपके पास हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, they are importing their chips from Taiwan. Right. 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 And so finally, अगर अगर जी. America and China go in for a war on Taiwan, उसमें इंडिया का क्या रोल रहेगा और यूरोप्स रोल, बिकॉज यूरोप सीम्स टू बी मोर क्लोजर. यूरोप चाइना के बहुत क्लोज दिखता है हमें, जर्मनी जैसा कंट्रीज. देखिए, जो वॉर सिमुलेशंस अभी हो रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि चाइना कैन डिस्ट्रॉय ताइवान, बट चाइना कैन नॉट कैप्चर ताइवान. तो चाइना अगर चाहे तो ताइवान को वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, बमबारी कर दे, न्यूक कर दे, तबाह कर दे. लेकिन उसको ऑक्यूपाई करके उसको इंटीग्रेट करना जो चाहता है वो मुश्किल है, बिकॉज द होल पॉपुलेशन इज गोइंग टू फाइट. दूसरी चीज ये हो गया है कि ताइवान हैज बीन इंडिपेंडेंट फॉर मोर देन 70 इयर्स, और चंद साल में पूरा का पूरा चाइनीज पॉपुलेशन वो होगा, ताइवान का पॉपुलेशन who have been born as Taiwanese and have no memory of being part of the mainland China. तो मुझे नहीं लगता कि in the near future ताइवान पे हमला करेगा चाइना, because it will be a suicidal attack. But Right. the मतलब जितना, देखिए we are in a time thing. अभी अमेरिका और चाइना ऐसे हैं, but with each passing day China is moving up, right? तो अमेरिका के लिए
इट इज बेटर टू गो टू वॉर विद चाइना नाउ देन लेटर, समझ रहे ना। तो अमेरिका अगर 10 साल पहले लड़ लेता चाइना से तो बहुत ही फायदा होता, 30 साल पहले होता तो बेकारी थी। तो बट दैट इज वेयर इंडिया फंस जाएगा ना, बिकॉज अमेरिका वांट्स इंडिया टू बी पार्ट ऑफ इट। ये अगर ये वॉर होगी तो अमेरिका वांट्स इंडिया विद इट। सो ये सारा का सारा इंडो पैसिफिक इज अबाउट इट, कि अमेरिका नॉट ओनली हैज एन एडवांटेज ओवर चाइना, बट विद जापान, विद इंडिया, विद ऑस्ट्रेलिया वो गैप बढ़ते जाएगा। दीज आर ऑल एलाइज। तो लेकिन इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि द बैटलफील्ड माइट बिकम इंडिया, क्योंकि अगर जंग शुरू हो गई तो वो इंडिया में घुस जाएगा ना चाइना, तो फिर बैटल तो हमारे जमीन पर होंगी, हमारे पॉपुलेशन, हमारे इंडिया के लोग मरेंगे। अमेरिका इज सो फार अवे, अमेरिका की टेरिटरी पे कुछ नहीं होगा, हमारे शिप्स और प्लेन्स और क्रूज मिसाइल्स विल बी एंगेज्ड। सो bases India will become the base along with Japan and China. So this war is not in India's interest. जीते या हारे इट्स अ डिफरेंट थिंग भाई, लेकिन अगर आप 2-3 साल तक जंग चल रहे, इतने सारे डेकेड्स का डेवलपमेंट नेगेटिव हो जाएगा, इकोनॉमीज अंदर हो जाएंगे, रिकवर होने के लिए कई साल लगेंगे। So it is not in India's interest to see a China-Taiwan war at all, because it is not going to be limited. राइट। थैंक्स अ लॉट सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए। उम्मीद है आपके साथ जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी बहुत कुछ सामने आ रहा है, संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी आएगा, इंडिया उसकी प्रेसिडेंसी लेगा, इंडिया यूएन की भी लेगा, इंडिया G20 की भी लेगा, फिर बात करेंगे इसी के साथ। और सर एक चीज और, इस पे एक चीज और, क्या इसका क्रेडिट आप देना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी को? प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं क्रेडिट दूंगा, इंडिया जो हार गई सेमीफाइनल में, इज ही टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट? चलिए सर, बाय। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। वो भी जल्दी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।